हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संयुक्त राष्ट्र या फिर बांग्लादेश। इसमें से देखा जाए तो कौन सा राज्य नहीं कहलाता या फिर नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जो है ये राज्य नहीं है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश राज्य है। राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य से तात्पर्य देश से है, जबकि संयुक्त राष्ट्र कोई राज्य या देश नहीं है, बल्कि 193 देशों का क्या है, ये संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फासीवाद का, या फिर उदारवाद या समाजवाद का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है क्या? कल्याणकारी राज्य। देखिए, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया गया है। व्यक्ति स्वतंत्र का संबंध उदारवाद से है, जबकि राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थन समाजवाद करता है। अतः आधुनिक उदारवाद में ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय व विकास हुआ है। देखा जाए तो कल्याणकारी राज्य जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्कबिशप टेम्पल ने किया था, और किस कृति में किया था? तो अधिनायकों के सत्तावादी शब्द के विरोध में ये किया गया था। नेक्स्ट है दिया कि कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है, एक उद्देश्य है, न माध्यम है न उद्देश्य है, एक अवयव है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक माध्यम है। देखिए, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है। राज्य की कल्याणकारी धारणा राज्य को सेवा का माध्यम मानती है और इसे इस सेवा से जुड़ी हुई क्रिया और प्रक्रिया के रूप में देखती है। आधुनिक अमेरिकी राज्यशास्त्रियों ने राज्य की कल्याणकारी धारणा को राजनीतिक प्रणाली की संज्ञा दी है और राज्य शब्द का प्रयोग छोड़ देने की सलाह दी है। देखा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग कौन किया था? प्रथम बार प्रयोग कौन किया था? अरस्तु द्वारा किया गया था, मैकियावेली द्वारा किया गया था, हाब्स द्वारा, या फिर टी.एच. ग्रीन द्वारा। तो सबको पता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आसान सवाल है। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकियावेली द्वारा। देखिए, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम कौन किया था? तो मैकियावेली द्वारा किया था। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मैकियावेली को क्या माना जाता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार या फिर संप्रभुता। तो सबको पता है, संप्रभुता जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के 4 तत्व स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो संप्रभुता है, जनसंख्या है, सरकार है, भूभाग है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो फ्रांस के एक फ्रांसीसी विचारक थे, बोंदा ने किया था। क्या नाम था उनका? बोंदा। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? हेगल का, बोसांके का, कांट या फिर ग्रीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन का। देखिए, प्रमुख आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का मानना है कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। नेक्स्ट है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? पदक्रम है। उपयुक्त कथन किसका है? देखिए, पदक्रम है या फिर
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके जगह पे कभी कभी अवतरण पूछता है। ठीक है, तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन जो है किसका है? तो रॉबर्ट फिल्मर है, मैकाइवर है, हीगल है या फिर बर्क है। तो सबको पता है, बार बार इसका चर्चा किया जाता है कि हीगल ही वो व्यक्ति है जो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, अवतरण है, यह कथन हीगल का है। देखिए, हीगल प्रमुख आदर्शवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिसने राज्य को आत्मा का वृहद रूप माना है। हीगल ने मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का क्या माना है? सार तत्व माना है और इसे ईश्वर से जोड़ रखा है। नेक्स्ट है कि लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है? साम्यवाद और आदर्शवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, उदारवाद और समाजवाद का, व्यक्तिवाद और फाशीवाद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके पहले भी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदारवाद और समाजवाद का। लोक कल्याणकारी राज्य उदारवाद एवं समाजवाद का संश्लेषण है। उदारवाद का उदय जो है 17वीं सदी में, उदारवाद का उदय कब हुआ था? तो 17वीं सदी में हुआ था। ये संविधानवादी विचारकों की अवधारणा में देखी जा सकती है, जिसे प्रारंभ में व्यक्तिवाद, उदारवाद एवं कल्याणकारी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य का आत्मतत्व किसे माना जाता है? राज्य का क्या है? आत्मतत्व किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आत्मतत्व ये संप्रभुता को ही माना जाता है, बाकी ये सब नहीं माने जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता का प्रभुत्व के संपूर्ण प्रयोग को संप्रभुता कहा जाता है। सार्वभौम सर्वोच्च विधि निर्माता एवं नियंत्रणक होता है, यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य के आत्मा के तत्व के रूप में संप्रभुता को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सिर्फ समुदाय नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह किसका कथन है? मैक्सी, फास्टर, डनिंग और अरस्तू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तू। देखिए, अरस्तू राज्य को समुदायों का समुदाय मानता है। अरस्तू ने राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था माना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य परिवार एवं ग्रामों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति के सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? क्या है? काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सामाजिक समझौता का सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। देखिए, राज्य का काल्पनिक सिद्धांत का मतलब हुआ राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये काल्पनिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका क्या माना जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं है बल्कि यथार्थवादी सिद्धांत इस तरीके से माना जाता है। जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है इसको काल्पनिक सिद्धांत नहीं माना जाता, बाकी ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। ये आर्थिक सिद्धांत कुछ सिद्धांत नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है बल्कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य के काल्पनिक सिद्धांत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? लास्की है, ग्रीन है, हीगल या फिर बार्कर। तो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की। देखिए, लास्की के अनुसार किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य है, राष्ट्र है, समाज है या नहीं? देखिए, इसको राज्य को ही संस्थाओं में जो है वो सबसे शक्तिशाली
माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। राज्य की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। इसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया। राज्य के लिए संप्रभुता होना आवश्यक है। राज्य सर्वोच्च संस्था है। वो किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? देखिए, इसके बारे में कई बार चर्चा किया गया है, पढ़ाया भी गया है कि प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत, जब जंगल में आदिमानव के तरीके से लोग रहा करते थे, उसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता था। तो ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में इस तरीके से बताता है कि प्राकृतिक अवस्था की चर्चा कौन करता है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, बल सिद्धांत है, या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मतलब होता है, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो इसे सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसको बोला जाता है। देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर के मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर अपने हित साधन के उद्देश्य से किया है। सामाजिक अनुबंध के या सामाजिक समझौता के अनुसार राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है, जो सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से क्या है? मुक्त है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? सबसे प्राचीन सिद्धांत, देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, शक्ति का सिद्धांत दिया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, या विकासवादी सिद्धांत दिया। देखिए, यहाँ पे सिद्धांत होगा विकासवादी सिद्धांत दिया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैवी सिद्धांत। अर्थात राज्य जो है देवताओं द्वारा निर्माण किया गया है, और जो इसके राजा होंगे उसके अंदर भी देवताओं का अंश माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी सिद्धांत का उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसके प्रति यह धारणा उत्पन्न हुई कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है, तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी हैं। प्रजा का कर्तव्य अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का क्या है? हृदय से पालन करें और उसका विरोध न करें। इस सिद्धांत के जो कुछ समर्थक हैं, जैसे मनु है जिन्होंने मनुस्मृति लिखा, जेम्स प्रथम है जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, हीगल है और होमर है। ये सब सारे जो हैं ये राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत को मानते हैं, यानी कि राज्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1857 की भारतीय क्रांति, 1776 की अमेरिकी क्रांति और 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें भारत ने अपने जो पराधीन थे अंग्रेजों से, उसके विरुद्ध में हमारे यहाँ के जो राजा के घराने थे उन्होंने लड़ाई किया था, अपने आज़ादी के लिए लड़ाई किया था। ठीक है, अलग अलग जो, तो ये राजा अपने आज़ादी की लड़ाई की थी। लेकिन जो अमेरिका फ्रांस की क्रांति है, ये क्रांति कहीं ना कहीं राजा के विरुद्ध था। तो राजा के विरुद्ध का होने का मतलब यहाँ पे जो तानाशाही राजतंत्र हुआ करता था, निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, उसको खत्म करके वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुआ, यानी कि व्यक्तियों को अधिकार दिए गए, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई। ठीक है ना। तो जो ये फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिकी क्रांति है, इंग्लैंड की क्रांति, यहाँ पे जनता को पावर मिला और राजतंत्र से मुक्ति इन लोगों को मिला। और क्यों राजतंत्र स्थापित हुआ था, निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि ये राजा जो हुआ करते थे वो निरंकुश हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने आप को दैवीय वो प्रतिनिधि मानते थे,
और राजा सहजता से उन्हें स्वीकार करता था। तो ये क्रांतियाँ हुई और उनके दैवी सिद्धांत, राजा का पद, ये सब समाप्त करके जनता का शासन स्थापित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कारण बिल्कुल नहीं है। भारतीय जो क्रांति है ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के पतन का कारण बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बाकी सब दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का पतन का कारण है। इन क्रांतियों से, जो फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांतियों से राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है इसका पतन हुआ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1857 की जो भारतीय क्रांति है ये राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का पतन का कारण नहीं है। यह सिद्धांत मूलतः मध्यकाल में अपने चरम पर था। अन्य क्रांतियों ने राज्य के शासन स्वरूप में आमूल परिवर्तन पर दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का क्या किया, ह्रास किया, कहीं न कहीं ह्रास किया था। अगला प्रश्न है सामाजिक संविदा के सिद्धांत, यानी कि सामाजिक समझौता, संविदा का मतलब समझौता, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना या क्रांति द्वारा समाज के आमूल परिवर्तन लाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। जो राजनीतिक बाध्यता है उसकी क्या आधार है इसकी व्याख्या करना ये है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं, सामाजिक समझौता यानी कि संविदा का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी का सिद्धांत। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के अनुसार राज्य और व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं हैं जो कि समझौते का सार है। यदि इन बाध्यताओं का उल्लंघन हुआ तो राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है। क्या है, ऑस्टिन है, लॉक है, जेएस मिल है या मार्क्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सामाजिक समझौता यानी कि संविदा सिद्धांत की अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने वालों में इंग्लैंड के दो विचारक टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक तथा फ्रांस के विचारक थे जो जीन जैक्स रूसो हुआ करते थे। इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। एक बार और देखते हैं, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की जो है घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। तो कौन है, हेनरी मैन है, लॉर्ड एक्टन है, हाबहाउस है और मिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी मैन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 17वीं और 18वीं सदी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा। हुकर हैं, ग्रोसियस, मिल्टन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत का क्या किया, समर्थन किया। 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की। सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि कहकर आलोचना की है। नेक्स्ट है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवायथन को क्या किया, केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंपा या फिर केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। देखिए बार बार बताया गया कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता हुआ उसमें व्यक्तियों ने क्या किया, किसी एक समुदाय को या किसी एक व्यक्ति को क्या किया, सभी अधिकार सौंप दिए। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉब्स के सामाजिक समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को क्या करता हूँ, छोड़कर उस मनुष्य या इस सभा को जिसे संप्रभुत्वधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम भी अपना अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इस तरह सभी अपने अधिकार यानी कि जीवन और रक्षण के अधिकार को छोड़ क्या किया, लेवायथन को क्या किया, प्रदान कर दिया। और जिसको ये प्रदान किया लेवायथन कहलाया, वही लेवायथन को ही हम लोग क्या करते हैं या फिर उन्होंने संप्रभु शक्तिशाली सम्राट माना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो हमारे इस चैनल पर नया हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, अपने मित्रों के पास क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।